हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। हिंदी ग्रामर का वर्ण विचार हम पढ़ रहे हैं। भाग 1 में अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। वर्ण विचार का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसको 2 भागों में हमने बांटा था। पहला था स्वर और दूसरा था व्यंजन। स्वरों की संख्या आपको बताई थी 11 और व्यंजन की संख्या आपको बताई थी 33। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपका आंसर क्या होगा? 11 होगा। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा, क्योंकि स्वरों का प्रयोग मात्रा के तौर पर भी किया जाता है, व्यंजनों पर हम मात्रा की तरह यूज़ करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मात्रा कितनी है, तब आपका आंसर 10 होगा, क्योंकि अ जो है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी व्यंजन के साथ लगा हुआ होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है व्यंजन की। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, भाग 1 में मैं बता चुकी हूँ, तो आप उस पार्ट को ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण किस तरह से, हम किस व्यंजन का उच्चारण करते हैं, कौन सा व्यंजन किस पार्ट यानी कि किस वर्ग में आता है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखने हैं व्यंजन के वर्ग। व्यंजनों को हमने 5 वर्ग में बांटा है, जिससे कि हम इन व्यंजन को आसानी से याद रख सकें। सबसे पहला है क वर्ग। कौन सा है? क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आएगा? क, ख, ग, घ और ड़। इसे हम अंग भी कहते हैं, ठीक है। अंगा है, सही प्रोनाउंसिएशन है अंगा, लेकिन ड़ ज़्यादातर बोलने में आता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं अभी ड़ ही बोल रही हूँ। फिर आता है का के बाद चा वर्ग। चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आएगा? च, छ, ज, झ और अया, ठीक। फिर इसके बाद आता है टा वर्ग। टा वर्ग में क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ एंड अड़। फिर इसके बाद आएगा ता वर्ग। इसमें क्या होगा? त, थ, द, ध और न। और लास्ट में आता है पा वर्ग। पा वर्ग प, फ, ब, भ और म। ये 5 वर्ग हमें याद रखने हैं। क्रम इसका याद अगर आपको होगा तो आप बहुत आसानी से उच्चारण स्थान भी ध्यान में रख सकते हो। ये जो क्रम है वर्गों का, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्गों का क्रम इसी क्रम में ही आएगा। अगर ये क्रम याद हो जाएगा तो आपको उच्चारण स्थान भी आसानी से पता चल जाएगा और आप उसे ध्यान रख सकते हैं कौन सा उच्चारण स्थान किस वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कैसे याद रख सकते हैं? बहुत ही आसान है। या तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, क, च, ट, त, प, कचट तप। या तो इस तरह से याद रखिए, या फिर एक और फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं F1 कमल चक्र टंकारा, ठीक है। ताल पवन यौवन संघारा। F1 कमल चक्र टंकारा, ताल पवन यौवन संघारा। अगर आपको ये याद हो जाता है तो आपको पूरी वर्णमाला हमेशा याद रहेगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे। कौन सा वर्ग पहले आता है वो भी आपको ध्यान रहेगा। कैसे ध्यान रहेगा? तो ये जो F1 है, इसमें ए का मतलब है आ से लेकर अंग तक सारी स्वर इसमें आ जाएंगे।
ठीक है, स्वर और अयोगवाह इसमें आ जाएंगे। कमल का जो क है इसमें का वर्ग आ जाएगा, च है तो चा वर्ग आ जाएगा, ट है तो ट वर्ग आ जाएगा, त है ताल का तो ता वर्ग आ जाएगा, पवन का पा वर्ग आ जाएगा। यौवन में या आ रहा है तो इसका मतलब य र ल व का क्रम आएगा, और संघारा में सा आ रहा है तो इसका मतलब श श स ह का क्रम आएगा, और लास्ट में छत्रग्रह सभी को याद रहते हैं। तो ये जो क्रम है ये याद रखना है, या तो आप कचा टतप करके याद रखिए, या फिर ऐफन कमल चक्र टंकारा ताल पवन यौवन संघारा, कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है। अब जब आपको वर्ग का क्रम याद हो जाएगा तो आप कैसे पता करोगे कि कौन से वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में उच्चारण से संबंधित एक प्रश्न ज़रूर आता है। तो जब भी हम कोई व्यंजन या कोई भी वर्ण बोलते हैं तो एक हवा मुंह से बाहर निकलती है, तो अंदर से बाहर की तरफ जब हवा निकलती है तो वो हमारे स्वर यंत्रिकाओं को टच करते हुए निकलती है। उसमें गला हो सकता है, तालु हो सकता है, ठीक है, होठ हो सकते हैं, दांत हो सकते हैं, तलवे का और ऊपर का पार्ट हो सकता है, दांतों की जड़ों के बीच में से हवा निकल सकती है, या फिर किसी चीज़ को भी टच ना करे तो हवा जब पास होती है तभी हमारे व्यंजन का या वर्ण का उच्चारण निकलता है। सबसे पहले आता है का वर्ग। का वर्ग किस उच्चारण में आएगा, किस व्यंजन में आएगा, तो आप देख सकते हैं का वर्ग है जब हम कोई भी व्यंजन बोलते हैं तो हवा अंदर से सबसे पहले किस पार्ट को टच करेगी, सबसे पहले हमारे गले को टच करेगी। गला क्या है, कंठ। कंठ, तो ये जो का वर्ग है कंठ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। का सबसे पहले आता है, हवा भी अंदर से ही आ रही है, बाहर से तो नहीं लोगे बोलते समय, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो पहले हमारे कंठ को टच करेगी। तो ये जो का वर्ग है कंठ व्यंजन के अंतर्गत आता है। कोई भी क्वेश्चन आए कि ख का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ होगा, गा का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ होगा, घा का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ होगा। का वर्ग यानी कि पूरा का वर्ग कंठ से ही बोला जाता है। दूसरा हमारा है चा वर्ग, जब हवा कंठ के बाद फिर हमारे तलवे को यानी कि तालव्य व्यंजन तलवे तक पहुंचेगी, तलवे को टच करेगी, और उसमें आता है दूसरा वर्ग क्या है, चा वर्ग। तो च वर्ग तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आएगा। जैसे च किसके अंतर्गत आएगा, तालव्य के, छ तालव्य के, ज तालव्य के, झ तालव्य के, और अय भी तालव्य के अंतर्गत आएगा। अब बारी आती है ट वर्ग की। ट वर्ग आता है मूर्धन्य के अंतर्गत। मूर्धन्य का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि बाहर का कोई पार्ट है, मूर्धन्य होता है तालव्य का और भी ऊपरी का पार्ट, ठीक है। इसमें तालव्य में और मूर्धन्य में बहुत छोटा सा अंतर है। तालव्य में जब हमारी जो टंग है वो हमारे तालू से टच करती है, लेकिन हमारे टंग का अंदर का जो पार्ट है वो हमारे तालू को टच करता है। लेकिन मूर्धन्य में हमारे टंग का यानी कि जीभ का जो बाहर का पार्ट है वो तालू को टच करेगा। तो आप बोल के देखिए, चा बोल के देखिए तो अंदर का पार्ट तालू को टच कर रहा होगा, और टा बोल के देखिए तो बाहर का जो पार्ट है वो तालू को टच कर रहा होगा। बहुत छोटा सा अंतर है। जैसे कि मैंने कहा हवा अंदर से बाहर की तरफ आती है, तो अंदर से बाहर की तरफ आएगी, इस तरह से आप क्रम में याद रखिए। तो पहले गले को फिर तालू को टच कर रही है तो अंदर का पार्ट पहले टच करेगी, तो जीभ का अंदर का पार्ट टच हो रहा है तो वो तालव्य, बाहर का पार्ट टच हो रहा है तो मूर्धन्य। अब तालव्य से कहाँ तक पहुँचेगी, दंत तक, यानी कि दांतों से टच होगी। दंत में कौन सा आएगा, ता वर्ग आएगा। ता वर्ग ता था द ध ना, कोई भी अगर पूछा जाए व्यंजन के किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं तो ये दंत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है पा वर्ग, दंत को टच करके फिर कहाँ तक आएगा, होठ तक, तो ये हो जाता है ओष्ठ। ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ व्यंजन। तो पा वर्ग जो है वो ओष्ठ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। पा वर्ग यानी कि प, फ, ब, भ और मा।
तो इस तरह से आप, अगर आपको वर्गों का क्रम याद है तो आपको व्यंजन का उच्चारण का जो स्थान है वो भी ध्यान रहेगा। लेकिन हर वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, यारा लावा का भी होगा, श श स ख का भी होगा, उनको भी हम सेट करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है अंतस्थ। ये तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। अब हम अंतस्थ व्यंजन यारा लावा को सेट करते हैं। तो यारा लावा में जो सबसे पहले या है वो हमेशा तालव्य में आएगा, ये ध्यान रखिए। कंठ से चालू नहीं होगा, तालव्य से आएगा य। फिर उसके बाद क्या आता है, र और ल, र और ला, ये आता है वर्तस्य व्यंजन के अंतर्गत। वर्तस्य व्यंजन के अंतर्गत आता है र और ल। ठीक, य र ल व जो बचा है वो आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत। दंतोष्ठ का मतलब दांत और होठ दोनों टच हो रहे हैं। व बोल के देखिए, व दांत हमारे होठों से टच हो रहे हैं, तो ये दंतोष्ठ व्यंजन के अंतर्गत व आएगा। वर्तस्य, वर्तस्य में र और ला आएगा। वर्तस्य का क्या मतलब होगा, दांतों की जड़ों में से निकलने वाली जो ध्वनि है वो वर्तस्य व्यंजन कहलाई जाती है, तो जिसमें रा और ला भी है। अब बारी आती है ऊष्म व्यंजन की, जिसमें स, श, श, स, ह है। तो जब हमने तालव्य में या से चालू किया है, वहीं पे आ जाएगा ये वाला श, सबसे पहला श। फिर दूसरा जो श है वो भी आएगा, वो आएगा मूर्धन्य में, वो भी कहेगा कि भाई मैं भी आऊँगा। और तीसरा बेचारा स है, वो रहेगा हमारे वर्तस्य में, र, ला और स। अब हमारा बचा ह। तो ह जो है वो किसी भी उच्चारण स्थान में नहीं आता है। ये जो है वो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र। हा बोलेंगे तो आप जो हवा है वो किसी भी पार्ट को टच किए बिना बाहर आ जाती है, किसी भी पार्ट को टच किए बिना बाहर आ जाती है जब भी आप हा बोलेंगे। अब दो व्यंजन और हैं, जो है ज और एक है फ। फ और ज। ज और ज में अंतर है, फ और फ। ये फ है और ये ज है, ये ज है और ये फ है, दोनों में बोलने का अंतर है। ये जो फ है, सॉरी, ये जो फ है वो आता है यहाँ पर, फ दंतोष्ठ में, और ज आएगा वर्तस्य में। ये आप ध्यान रखिए, ज वर्तस्य में आएगा और फ दंतोष्ठ में आएगा। इस तरह से हमने इन सभी व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर बांट दिया। अब और भी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं, और वो हैं सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अक्सर एग्जाम में आपने देखा होगा, पूछ लिया जाता है कि ट जो है कौन सा व्यंजन है, सघोष है, अघोष है, अल्पप्राण है या महाप्राण है। अब इनको कैसे ध्यान में रखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आता है, अ आता है, तो आ की जो चीज़ें हैं हम उनको पहले रखेंगे, यानी कि अघोष पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सघोष लिखेंगे। अल्पप्राण पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, महाप्राण लिखेंगे। आप एक दो बार लिख के ज़रूर देखिएगा, लिख लोगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और वीडियो लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और कोई भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अघोष और सघोष, अब कैसे पता करें कि कौन से वर्ग का कौन सा व्यंजन अघोष में आता है और सघोष में आता है, अल्पप्राण में आता है या फिर महाप्राण में आता है। तो आपको 1 2 3 तो याद ही होंगी, हाँ बहुत ही आसान है याद रखना। तो ऐसे ही
अघोष और सघोष को भी याद रखना बहुत आसान है। तो 1 2 3 4 5 हमने लिख दिए हैं। इसका क्या मतलब होगा? अघोष व्यंजन हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन है और सघोष व्यंजन हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन है। जैसे अगर हम का वर्ग को लेकर चलते हैं तो का और खा जो है वो अघोष व्यंजन है, ग, घ और ड़ क्या है? सघोष व्यंजन। ऐसे ही च में च, छ अघोष हैं और ज, झ, अय सघोष हैं। अब बारी आती है अल्प प्राण की और महाप्राण की। तो अल्प प्राण में 1 3 5 ऑड नंबर्स और 2 4 इवन नंबर्स। अल्प प्राण और महाप्राण 1 3 5 अल्प प्राण है, 2 4 महाप्राण है। जैसे टा वर्ग की बात कर लेते हैं। टा वर्ग में ट, ड और ड़ अल्प प्राण है और क्या बचा? ठ बचा और ड बचा। ये क्या है? महाप्राण है। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो यारा लावा की बात कर लेते हैं। यारा लावा जो है किस में आएगा? अब आप देखिए कि जब हम यारा लावा को बोलते हैं तो उनका जो उच्चारण स्थान है वो बहुत ही स्लो होता है, मतलब आसानी से हम बोल सकते हैं यारा लावा को। लेकिन जब हम श, श, स, ह को बोलते हैं तब बोलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि ऊष्मा लगानी पड़ती है और इसीलिए इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। तो कम समय लग रहा है, कम प्राण निकल रहे हैं, हवा जो है शरीर से वो बहुत ही कम निकल रही है। तो यारा लावा किस में आ गए? अल्प प्राण में। यारा ला एंड वा। श, श, स, ह में टाइम ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा प्राण निकल रहे हैं, हवा ज़्यादा निकल रही है, ऊष्मा लग रही है। तो ये किस में आ गए? महाप्राण में। इजी। अब अल्प प्राण, महाप्राण पता चल गए। अब ये सघोष है या अघोष है ये कैसे पता चले? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी अल्प प्राण है वो सघोष होगा, जो महाप्राण है वो अघोष होगा। और ये लागू होता है सिर्फ इन्हीं पर, स्पर्श व्यंजन पर नहीं है। स्पर्श व्यंजन का फॉर्मूला हमने बता दिया है। यारा लावा यानी कि अल्प प्राण है यारा लावा, तो सघोष भी होंगे या, रा, ला और वा। श, श, स महाप्राण है तो ये अघोष भी होंगे, श, श, स, हा नहीं होगा। पर हा जो है, कहते हैं ना लंका में एक विभीषण होता है, तो ये हा जो है ये देखिए यहाँ पर भी अलग था, किसी भी व्यंजन का पार्ट नहीं था, स्वर यंत्र अलग से निकल गया था। यहाँ पर भी अलग है क्योंकि ये जो महाप्राण है ये सघोष में मिल जाएगा, ये अघोष में ना जाके सघोष में मिल जाएगा। तो हा जो है सघोष है। बस एक यही आपको ध्यान रखना है। अब स्वर भी पूछ लिए जाते हैं कि जो स्वर हैं वो अघोष है, स्वघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है। तो देखिए स्वर क्या है, ये स्वर है किससे चालू हो रहा है? सा से। तो ध्यान रखिए, सा से स्वर, सा से सघोष। सा से स्वर यानी कि जो सारे स्वर हैं 11 के 11 वो क्या है? सघोष हैं। अब जब ये सघोष हैं तो ये क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। सघोष की मित्रता किससे है? अल्प प्राण से, और अघोष की महाप्राण से। बस हा है जो महाप्राण है और सघोष है, बाकी सघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण। आप ध्यान रखिए, सबसे पहले लिखिएगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे तो आप कभी भी किसी भी वर्गीकरण को नहीं भूलेंगे, चाहे वो व्यंजन का हो चाहे वो स्वर का हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक बचे हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च करना है ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।